वो दोनों बच्चे एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं देख रहे थे। उनकी नजरें सिर्फ अपनी माँ पर टिकी थी, जैसे उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। उनकी माँ, वो रहस्यमयी लड़की, तेज कदमों से उन्हें लिए एयरपोर्ट के बाहर निकल रही थी। हर कदम में एक अलग ठहराव था, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ दबा हो, कुछ ऐसा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी जैसे ही वो बाहर पहुंचे, अचानक दर्जनों कैमरों की फ्लैश लाइट उन पर चमकने लगी। मैम, एक स्टेटमेंट प्लीज। क्या ये वही बच्चे हैं? क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? चारों ओर से न्यूज रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया था। उस भीड़ और शोर के बीच दोनों मासूम बच्चे अपनी माँ की बाहों को और कस के पकड़ लेते हैं, जैसे अचानक इस भीड़ ने उनकी मासूमियत को डरा दिया हो। छोटी बच्ची ने तो घबरा कर अपनी माँ की गोद में चढ़ने की कोशिश की और छोटे लड़के की आंखों में हल्की घबराहट की झलक साफ नजर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो लड़की जो अब तक पूरी तरह शांत थी, एक पल को ठहरती है, फिर बहुत सधे हुए अंदाज में अपने हाथों से एक इशारा करती है। तुरंत ही पीछे खड़े कई भारी भरकम बॉडीगार्ड्स सामने आते हैं और एक के बाद एक रिपोर्टर्स को धकेलकर दूर करने लगते हैं। उनकी मौजूदगी इतनी सख्त और पेशेवर थी कि कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल कंट्रोल में आ गया। पर तब तक उन बच्चों की आंखों में जो असहजता उतर आई थी, वो किसी कैमरे ने नहीं देखी, लेकिन उनकी माँ ने महसूस कर ली थी। वो झुककर अपनी बच्ची के बालों को प्यार से सहलाती है और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर एक हल्की मुस्कान देती है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द शायद सिर्फ वही जानती थी। ये सब देखकर एक न्यूज रिपोर्टर भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और उत्साह से चिल्लाया, मिस, हमें पता चला है कि आप आर एंटरप्राइजेस की सीईओ हैं। यकीन मानिए, आज तक हम सब सिर्फ आपके नाम और काम से वाकिफ थे, आपकी झलक तक किसी ने नहीं देखी थी। पर आज आखिरकार हमारी मुलाकात आपसे हो ही गई। वो रिपोर्टर एक पल के लिए रुका, उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। क्या आप बता सकती हैं कि आपके भारत लौटने का असली मकसद क्या है? वैसे भी आपकी कंपनी तो इंटरनेशनल मार्केट में टॉप पर है, तो क्या अब आप और भी ऊंचाइयों को छूने आई हैं, या कुछ और वजह है इस अचानक वापसी की? रिपोर्टर की आवाज में जहां प्रोफेशनलिज्म था, वहीं उसमें एक हल्की सी उत्सुकता और शायद डर भी छुपा था, जैसे उसे खुद नहीं पता कि उसके इस सवाल से वो किस तूफान को जगा बैठा है। वहीं चारों तरफ कैमरे चमकने लगे थे और उस लड़की की आंखों में कुछ पल के लिए ऐसा भाव आया, जैसे उसके बीते सालों की एक अधूरी कहानी फिर से किसी ने छेड़ दी हो। उस लड़की ने काले रंग के गॉगल्स आंखों पर लगाए हुए थे और चेहरे पर मास्क, जैसे उसने खुद को इस भीड़ और कैमरों से बचाने के लिए एक कवच पहन रखा हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी उंगलियों से गॉगल्स को धीरे धीरे हटाया और उन्हें अपने बालों में कैजुअली फंसा लिया। उसकी आंखें अब साफ नजर आ रही थी, गहरी, पैनी और आत्मविश्वास से भरी हुई। एक ऐसी नजर जिससे सामने वाले को तुरंत एहसास हो जाए कि वो किसी आम शख्स से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसके फैसले पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल सकते हैं। वो रिपोर्टर्स की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ बढ़ी, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्मजोशी से ज्यादा एक अनकहा चैलेंज था। गहरी, ठहरी हुई आवाज में उसने कहा, यू नो वेरी वेल, आर एंटरप्राइजेज कोई मामूली कंपनी नहीं है। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। तो इतना तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे काम करने का तरीका कैसा है। हम कभी भी किसी को पहले से अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताते, क्योंकि सरप्राइज का असली मजा तभी है जब वो धमाके के साथ सामने आए। और जब हमारा काम पूरा होता है तो दुनिया सिर्फ हैरान नहीं होती, उसे याद भी रह जाता है। उसके हर शब्द के साथ कैमरों की फ्लैश और तेज हो गई, लेकिन वो लड़की बेखौफ खड़ी थी, जैसे वो खुद इस अटेंशन की मालिक हो। सो वेट एंड वॉच,
उसने धीमे लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, आगे आपको क्या क्या सरप्राइज मिलने वाले हैं। उसकी आंखों में हल्की शरारत और आत्मविश्वास की चमक थी। मैं बस इतना हिंट दे सकती हूँ कि जब मैं इस शहर में आ चुकी हूँ तो धमाका होना तय है। इतना कहकर उसने बिना कोई और नजर या शब्द बर्बाद किए गॉगल्स फिर से अपनी आंखों पर चढ़ा लिए। वो हल्का सा सिर झुकाकर पलटी और भीड़ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसके आसपास खड़े गार्ड्स तुरंत हर रिपोर्टर को साइड करने लगे, रास्ता साफ करते हुए। भीड़ के शोर के बीच भी उसकी चाल का रौब साफ झलक रहा था, सीधी, सधी हुई और बेहद कॉन्फिडेंट। उसके चलने का अंदाज ही बता रहा था कि वो किसी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि एक ऐसी फैमिली से आती है जिसकी ताकत और नाम सुनकर बड़े बड़े लोग भी संभल कर बोलते हैं। हर कदम पर उसका रुतबा और उसकी मौजूदगी हवा में महसूस हो रही थी। एयरपोर्ट के बाहर एक चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसकी मेटालिक बॉडी पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ते ही वो और भी शाही लग रही थी। ड्राइवर सलीकेदार यूनिफॉर्म में पहले से ही चौकन्ना खड़ा था। जैसे ही वो लड़की गार्ड्स के बीच से निकल कर आई, ड्राइवर ने तुरंत आगे बढ़कर बैक सीट का दरवाजा खोला। वो लड़की हल्की सी झलक देती हुई अपने दोनों बच्चों के साथ अंदर बैठ गई। बच्चे एकदम चुप थे, शायद बाहर की भीड़ और कैमरों की फ्लैशलाइट अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। उनकी माँ ने बस एक नजर उन पर डाली, जैसे आंखों से ही उन्हें भरोसा दिला रही हो कि सब ठीक है। पीछे पीछे आती उसकी असिस्टेंट तनु थोड़ी जल्दी में सांस संभालते हुए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। मिशा के चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता। वो क्लियरली समझ रही थी कि ये सफर सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, बल्कि किसी बड़ी शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। ड्राइवर ने भी बिना एक पल गवाए ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्मूथ लेकिन तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे ही कार एयरपोर्ट की भीड़ से निकलकर खुले रोड पर आई, उसके टायर्स की हल्की सी आवाज और इंजन की गहरी गूंज ने माहौल को और रॉयल बना दिया। बैक सीट पर वो लड़की अब अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रीन की रोशनी उसकी पैनी आंखों में झलक रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ छुपा हुआ था। शायद किसी प्लान का पहला कदम जो अभी किसी को दिखना बाकी था। उसके दोनों बच्चे भी वहीं पास में बैठे थे, एकदम अपनी माँ के करीब। उनके बीच में उसकी पुरानी फ्रेंड तनु भी बैठी थी, जो हल्की मुस्कान के साथ इस पूरे माहौल को देख रही थी। बच्चे बाहर से तो बिल्कुल शांत और मासूम दिख रहे थे, जैसे किसी ने पेंटिंग में फरिश्तों का चेहरा उतार दिया हो। लेकिन उनकी आंखें, वो तो जैसे अपनी ही दुनिया में डांस कर रही थी। कभी कार की खिड़की से बाहर झांकना, कभी मिशा की तरफ देखना, तो कभी आपस में इशारे करना। उनकी आंखों की वो शरारती चमक साफ बता रही थी कि ये मासूमियत बस एक अस्थायी मुखौटा है। तनु ने एक नजर उन्हें देखा और मन ही मन हंसते हुए सोचा, अभी तो इनकी माँ यहीं बैठी है, इसलिए ये दोनों सीधी सादी शक्ल बना रहे हैं, वरना इनका असली रूप तो तूफान से कम नहीं। अब तक तो ये कार को अपना खेल का मैदान बना चुके होते, और अगर बाहर होते तो पूरे शहर को अपने सिर पर उठा लेते। तनु की सोच के साथ ही उसने बच्चों की तरफ हल्का सा इशारा किया, लेकिन बच्चों ने बस मासूम सी मुस्कान दी, जैसे वो जानबूझकर अपनी इमेज बचा रहे हों। कार का माहौल बाहर से शांत था, लेकिन अंदर एक अनकही शरारत हवा में तैर रही थी। बगल में बैठा छोटा बेबी बॉय तनु की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसकी मासूम शक्ल के पीछे कोई गुप्त प्लान छुपा हो। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में हल्की सी चमक थी और होठों पर एक शरारती मुस्कान। वो मन ही मन जैसे बोल रहा हो, अच्छा आंटी, आपको लगता है कि हम सिर्फ मम्मा की वजह से चुप हैं और आप इस गलतफहमी में खुश हो रही हैं? डोंट वरी आंटी, जल्दी ही आपको एक अच्छा सा सबक देंगे। और हाँ, जब तक आप हमें चॉकलेट नहीं दोगी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
तनु ने उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देख लिए। उस मासूम मुस्कान के पीछे छुपी नन्ही सी धमकी को वो समझ गई थी। उसके गले में अचानक जैसे कुछ अटक गया हो और होंठ सूखने लगे। उसने बिना कुछ कहे जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली, मानो उससे आंखें मिलाने का मतलब किसी नए मुसीबत को न्योता देना हो। अचानक एक झटके के साथ ड्राइवर ने कार ब्रेक लगा दी। गाड़ी कुछ सेकंड के लिए झटकी और अंदर बैठे सब लोग हल्का सा आगे की तरफ धकेल गए। माहौल में एक पल को सन्नाटा छा गया, जैसे सब सोच रहे हों, ये क्या हुआ। अचानक कार रुकने से सबके शरीर हल्के से आगे को धकेल गए। उसी पल जेनी के हाथ में पकड़ा फोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं, भौहें तन गईं और वो तेज लहजे में बोली, व्हाट द हेल, ये कौन सा तरीका है कार चलाने का। उसकी आवाज में नाराजगी के साथ एक तेज झटका भी महसूस हो रहा था। इतना कहकर वो तुरंत नीचे झुककर अपना फोन उठाने लगी। स्क्रीन पर हल्की खरोंच पड़ चुकी थी, जिसे देख उसके चेहरे पर और भी चिढ़ उतर आई। ड्राइवर ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए थोड़े घबराए लहजे में कहा, सॉरी मैम। लेकिन अचानक एक छोटा बच्चा कार के ठीक सामने आ गया था, इसलिए मजबूरी में ब्रेक लगानी पड़ी। ड्राइवर की बात खत्म होते ही कार के अंदर का माहौल कुछ सेकंड के लिए भारी हो गया। तनु ने हल्की सी सांस खींची, तनु ने भौहें सिकोड़ ली और जेनी की नजरें अब खिड़की से बाहर की ओर चली गईं, जैसे वो खुद देखना चाहती हो कि वो बच्चा आखिर है कौन जो इस तरह उनकी कार रोकवा गया। जेनी पहले तो कुछ पल खामोश रही, मानो हालात समझ रही हो। फिर उसके चेहरे पर गुस्से की परत चढ़ गई और वो सख्त लहजे में बोली, जल्दी से उस बच्चे को यहाँ से हटाओ, और हाँ, ध्यान रहे उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। ड्राइवर ने तुरंत सिर हिलाकर ओके मैम कहा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गर्म हवा के झोंके के बीच वो तेज कदमों से कार के आगे बढ़ा। सड़क के बीचों बीच धूल और मिट्टी से सना एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके गाल और माथे पर धूल जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए और कपड़े हल्के से फटे चिथड़े थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ डर झलक रहा था, जैसे वो अभी अभी किसी खतरे से भागकर यहाँ पहुंचा हो। ड्राइवर उसके सामने जाकर झुका और थोड़ा नरम स्वर में बोला, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी बीच सड़क पर खेलते हो? अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था। चलो घर जाओ, इस तरह से रोड पर नहीं खेलते। लेकिन बच्चा बस चुपचाप उसे घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, बिना कोई हरकत किए। उसकी आंखों की खामोशी में एक अजीब सा खालीपन था, जो ड्राइवर को भी असहज कर रहा था। कुछ सेकंड की इस खामोशी में हवा जैसे और भारी हो गई। ड्राइवर ने एक बार फिर बच्चे के सामने झुककर थोड़ी सख्ती और चिंता मिलाकर कहा, छोटे तुमसे बात की जा रही है, सुन नहीं रहे? यहाँ से हट जाओ, वरना कोई गाड़ी आएगी तो सीधा ठोक देगी। लेकिन बच्चा बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, चेहरा जैसे पत्थर का हो गया हो। ना कोई सिर हिलाना, ना कोई शब्द, सिर्फ खामोशी। कार के अंदर बैठी जेनी की भौहें अब चढ़ने लगी थीं। कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए उसके चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। काफी वक्त हो चुका था, लेकिन ड्राइवर अब तक वापस नहीं लौटा था। वो दांत भींचते हुए बुदबुदाई, लोगों के पास टाइम की कोई कदर ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ। साइड सीट पर बैठी तनु ने उसकी बेचैनी देखी और हल्का सा झुककर बोली, मैम आप रुकिए, मैं देखती हूँ। उसकी आवाज में सतर्कता थी, जैसे उसे भी लग रहा हो कि बाहर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जेनी ने तनु को रोकते हुए हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं खुद देखूंगी। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली, कार का दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर कदम रखा।
ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई गुजरी, लेकिन उसकी नजरें सीधे उस जगह पर टिकी थी जहां ड्राइवर और वो बच्चा खड़े थे। पीछे से जेनी की आवाज सुनते ही ड्राइवर चौंक गया। क्या हुआ? अभी तक वो बच्चा गया नहीं? ड्राइवर ने एकदम जल्दी से मुड़कर घबराए अंदाज में कहा, सॉरी मैम, हम इसे कब से कह रहे हैं कि यहाँ से चला जाए, लेकिन ये हिलता तक नहीं। जेनी के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रही थी, उसकी नजर उस छोटे बच्चे पर टिक गई। उसके कपड़ों पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे न जाने कब से उसने इन्हें धोया न हो। उसका चेहरा भी इतनी गंदी परत से ढका था कि उसकी शक्ल साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, चमकदार और असामान्य रूप से नीले। वो ठंडी नीली आंखें सीधे जेनी के दिल में उतर रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ कहे, बस उसे देखे जा रही थी। जेनी को जाने क्यों उस नजर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे वो बच्चा अपनी आंखों से कुछ कह रहा हो पर शब्दों में कह पाने में असमर्थ हो। जेनी भी एक पल के लिए उस बच्चे की नीली आंखों में देखकर ठिठक सी गई। कुछ था उनमें, मासूमियत से भरा दर्द, जो उसके दिल को अजीब सी कसक दे रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस बच्चे के पास पहुंची। उसने झुककर अपने नर्म हाथों से उसके धूल भरे गालों को हल्के से छुआ, जैसे किसी नाजुक चीज को थाम रही हो। नरम आवाज में उसने पूछा, क्या हुआ बच्चा? तुम इस तरह से यहाँ सड़क पर क्यों घूम रहे हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन वो छोटा सा बच्चा बस खामोश खड़ा रहा, अपनी गोलमटोल बड़ी बड़ी नीली आंखों से उसे एकटक देखता हुआ, मानो उसकी आंखों में ही कोई अनकही कहानी छुपी हो। जेनी का दिल थोड़ी और बेचैन हो गया। उसने फिर से उसके गालों को सहलाते हुए हल्का सा झुककर कहा, बोलो न बच्चा, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? कैसे लोग हैं वो? इतनी लापरवाही, उन्हें तो तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है क्या? उसके स्वर में अब चिंता के साथ साथ एक हल्की सी नाराजगी भी घुल गई थी, जैसे उस अदृश्य माँ बाप को डांट रही हो जिन्होंने इस मासूम को यूं अकेला छोड़ दिया हो। लेकिन बच्चा अब भी चुप था, बस वही नीली आंखें जो जेनी के दिल पर गहरी छाप छोड़ रही थी। जेनी ने एक गहरी सांस ली और हल्के से उस बच्चे का छोटा ठंडा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, ठीक है? उसने नरमी से पूछा, फिर थोड़ा झुककर बोली, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे डैड का नंबर है? लेकिन बच्चा अब भी बिल्कुल शांत था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें बस जेनी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। फिर उसने धीरे से अपनी पैंट की गंदी घिसी हुई जेब में हाथ डाला और वहां से एक छोटी पुरानी सी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने मुड़े तुड़े थे, जैसे वो कई बार बारिश और धूल से गुजर चुकी हो। बच्चा उसे पलटते हुए एक पन्ने पर रुका, फिर अपनी नन्ही उंगलियों से उस पर कुछ लिखा और जेनी की तरफ बढ़ा दिया। जेनी ने झुककर देखा, उस पर एक नंबर लिखा था, लेकिन उस पल उसके सीने में जैसे किसी ने हल्की सी चुभन दे दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी बच्चा बोल नहीं सकता। एक अजीब सी चुप्पी उनके बीच फैल गई। जेनी की आंखें नम हो आईं, जाने क्यों, ये जानकर कि ये मासूम अपनी आवाज से दुनिया को पुकार भी नहीं सकता, उसे भीतर तक तोड़ गया। उसके गालों पर हल्की हवा लगी, लेकिन दिल में जैसे भारीपन उतर गया था। जेनी ने हल्के कांपते स्वर में पूछा, तुम बोल नहीं सकते हो? बच्चा अब भी चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न सिर हिलाया, न आंखें झपकाईं। बस उसी शांत गहरी नजर से जेनी को देखता रहा। अचानक बिना कुछ कहे वो बच्चा एकदम से आगे बढ़ा और जेनी के सीने से लिपट गया। जेनी का दिल जैसे एक पल को रुक गया।
फिर अगले ही पल तेजी से धड़कने लगा। उसने हैरानी से अपनी बाहें हल्के से उसके चारों ओर फैलाईं। पता नहीं क्यों, लेकिन इस छोटे से अजनबी को अपने पास पाकर उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, जैसे किसी अनकहे रिश्ते की डोर खिंच रही हो। पर उसी के साथ एक हल्की सी बेचैनी भी उसकी रगों में दौड़ गई। ये कैसा एहसास था? क्यों इस मासूम से लिपटते ही उसके सीने में एक अनजाना डर और सवालों का तूफान उठने लगा। उसके मन में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। ये बच्चा कौन है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? और क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई? लेकिन जेनी ने गहरी सांस लेकर अपने मन में उठते सारे सवालों को एक तरफ धकेल दिया। उसने बच्चे के झुके हुए सिर को हल्के से सहलाया और नरमी से कहा, बच्चा, डरो मत। मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। तब तक तुम हमारे साथ रहो, ठीक है? उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वो सच में इस अनजान से बच्चे की जिम्मेदारी अपने दिल से ले चुकी हो। इतना कहकर जेनी ने उसका नन्हा हाथ थामा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गई। रात की ठंडी हवा में दोनों की परछाइयां सड़क पर साथ साथ खिंच रही थी। जेनी ने बैक सीट का दरवाजा खोला और बच्चा बिना एक शब्द बोले अंदर जाकर बैठ गया। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो न जाने कितनी देर से भटक रहा हो। जेनी भी उसके पीछे कार में बैठ गई, तनु के बगल में। लेकिन जैसे ही वो बैठी, उसने महसूस किया कि कार के अंदर पहले से बैठे उसके दोनों बच्चे अपनी जिज्ञासु चौड़ी आंखों से उस छोटे बच्चे को घूर रहे थे। कार के अंदर एक पल के लिए अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे तीनों बच्चों के बीच कोई अनकहा संवाद चल रहा हो। और जेनी के दिल में फिर से वही बेचैनी लौट आई, जिसे वो अभी अभी पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। बैक सीट पर बैठा जेनी का छोटा बेटा मासूम जिज्ञासा से उस अजनबी बच्चे को देख रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने मासूमियत भरी आवाज में पूछा, मॉम, ये कौन है? जेनी ने अपने बेटे की ओर मुड़कर हल्की मुस्कान दी। बेटा, ये रास्ता भटक गया है। मैं इसे इसके घर छोड़ दूंगी। इतना सुनते ही पास बैठी जेनी की छोटी बेटी ने उत्साहित होकर कहा, बट मॉम, आप इसे इसके घर क्यों छोड़ रही हो? इसे हमारे साथ ले चलो ना, हम लोग साथ में खेलेंगे। जेनी ने अपनी बेटी की ओर गहरी नजर डाली, एक ऐसी नजर जिसमें प्यार भी था और हल्की सी सख्ती भी। बेटी ने माँ की नजरों में छुपा संकेत समझ लिया और चुपचाप अपनी जगह बैठ गई। तभी ड्राइवर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। जेनी ने धीमे लेकिन आदेश भरे स्वर में कहा, जल्दी से कार आगे बढ़ाओ। ड्राइवर ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया। अगले ही पल कार रात की सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ने लगी। अंदर माहौल खामोश था, लेकिन उस खामोशी में बच्चों की जिज्ञासु नजरें और जेनी के दिल में उठते अनगिनत सवाल अब भी मौजूद थे। जेनी ने पर्स से अपना फोन निकाला। उसके हाथों में अब भी उस छोटे बच्चे की दी हुई पुरानी सी डायरी थी। उसने पन्ने पर लिखे नंबर को गौर से देखा और बिना देर किए कॉल डायल कर दी। उधर दूसरी तरफ रुद्रवीर अब भी बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। उसकी नजरें हर कोने, हर मोड़, हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसका बेटा कहीं नहीं दिख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, सांसें तेज थी और दिल में एक अजीब सी घबराहट उमड़ रही थी। तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। तेज रिंगटोन ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। रुद्रवीर ने झुंझलाते हुए फोन निकाला, स्क्रीन पर नजर डाली, एक अनजान नंबर। उसका चेहरा और सख्त हो गया। इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, न किसी अजनबी की फालतू बातें सुनना। एक गहरी सांस लेकर उसने कॉल को बिना सोचे समझे काट दिया। लेकिन जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई, उसे हल्का सा एहसास हुआ,
जाने क्यों उस अनजान कॉल में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी, मानो उसमें कोई अहम बात छिपी हो जो वो सुनने से चूक गया हो। रुद्रवीर की सांसें तेज चल रही थी, आंखों में गुस्से और बेचैनी का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसने सामने खड़े गार्ड्स की तरफ तेज नजर डाली, ऐसी नजर जिसमें गुस्सा ही नहीं बल्कि अपने बेटे को खोने का डर भी छुपा था। कड़क आवाज में वो गरजा, अभी तक मेरे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला? तुम सब कितने यूजलेस हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। आखिर किस बात की सैलरी देता हूँ मैं तुम्हें? उसके शब्द तलवार की तरह चुभ रहे थे। गार्ड्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी आंखों में देख सके। रुद्रवीर का गुस्सा और बढ़ गया। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं तुम सबको फायर कर दूंगा, समझे? उसकी आवाज की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। माहौल सन्नाटे से भर गया। गार्ड्स के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई थी। उसी पल पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट आई। रुद्रवीर ने मुड़कर देखा, मायरा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, जैसे वो रुद्रवीर से कुछ कहना चाहती हो। मायरा तेज कदमों से रुद्रवीर के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। नरम आवाज में उसने कहा, बेबी डोंट वरी, हमारा बच्चा मिल जाएगा। लेकिन रुद्रवीर का चेहरा सख्त हो गया। वो एक झटके से थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मायरा, मुझसे दूर रहकर जो भी बात करनी हो दूर रहकर करो, इस तरह मुझसे चिपको मत। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि भीतर छुपी झुंझलाहट भी थी। वो एक पल को रुका, फिर और कड़वे लहजे में बोला, यहाँ मेरा बेटा गुम है और तुम्हें पार्लर जाने से फुर्सत नहीं थी। ना जाने कितनी इरमा हो तुम। मायरा की आंखें उसकी बातों से नम हो गईं, लेकिन रुद्रवीर नहीं रुका। उसने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मुझे तो कभी कभी लगता है वो तुम्हारा बेटा है भी या नहीं। ये सुनकर मायरा का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई, होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ कह न सकी। बस उसकी आंखों में चोट और हैरानी का सैलाब उमड़ आया। रुद्रवीर की बातें सुनकर मायरा एक पल को सन्न रह गई। उसके चेहरे पर घबराहट की हल्की सी लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांपती हुई और बनावटी दर्द से भरी थी। बेबी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरा ही बेटा है। मैंने 9 महीने तक उसे अपने पेट में पाला है और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? उसने आंसुओं से भीगी आंखें रुद्रवीर पर टिका दी, फिर करुणा भरे अंदाज में बोली, तुम्हें क्या पता मुझे भी अपने बेटे की कितनी फिक्र है। तुम्हें तो बस गुस्सा दिख रहा है, पर मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू लुढ़कने लगे, मगर ये आंसू उतने सच्चे नहीं थे जितना वो दिखाना चाहती थी। रुद्रवीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थी, जैसे वो मायरा की हर हरकत, हर शब्द को भांप रहा हो। उसे मायरा के इन मगरमच्छ के आंसुओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके दिल में और भी गुस्सा और अविश्वास भर गया। रुद्रवीर उसकी तरफ एक पल भी देखे बिना वहां से बढ़ गया, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही न हो। मायरा ने उसे जाते हुए घूरा और गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखों में नफरत की परछाइयां उतर आईं। अपने मन ही मन वो बुदबुदाई, इस बच्चे से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। हर रोज नए नए ड्रामे। इस बार अगर ये मिल गया ना,
तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी ताकि फिर कभी मुझसे अकड़ने की हिम्मत न करे। उसकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक आ गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मनमानी करना तो सीखा ही है। माँ मर गई, लेकिन उसका बेटा मेरे सिर पर सवार बैठा है। अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं इसे पैदा होते ही खत्म कर देती। उसके होठों पर एक हल्की जहरीली मुस्कान उभरी, मानो उसने अपने मन में पहले ही तय कर लिया हो कि उस बच्चे के साथ क्या करना है। और आखिर इस रहस्यमयी रात में किसका सच उजागर होगा और किसकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए शैडो ट्रूथ के आने वाले एपिसोड्स में, जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।